बहुत स्वागत पुनः आपका। और सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत जो कृषि प्रधान देश रहा, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा कि भारत की आत्मा तो गांव में बसती है, अब बड़ी तेजी से शहरीकरण हो रहा है। तो भारत अपनी वो पहचान कायम रखते हुए अपना ये रूपांतरण कर रहा है या पहचान भी बदलती जा रही है? दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं टीवी 9 ने जो जिस प्रकार का बुनियाद भारतवर्ष की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में जो बातचीत रखी है, इसमें आपको बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि आपने आज का जो एक ज्वलंत विषय इसको और जनता के सामने लाने की कोशिश की है। और जहाँ तक आपने कहा कि भारत ग्रामीण में एक प्रकार की आत्मा जो है गांव में बसती है, ये बात ठीक है कि मूल रूप से हमारा देश प्राचीन काल में छोटे-छोटे गांव में रह कर के ही बना है, उभरा है। वहाँ हमारी संस्कृति, वहाँ हमारा हर प्रकार का जो विचार है, वो छोटे-छोटे गाँव से ही बना है, पनपा है। शहरीकरण तो बहुत बाद के विषय हैं, जब गाँव के अंदर आबादी के नाते से थोड़ा आबादी बढ़ती चली गई, कृषि के ऊपर लोगों का उस प्रकार का सारा जो निर्भरता है, वो कठिन होती गई और देश और दुनिया में शहरीकरण का विकास के नाते अपना एक स्थान बनता चला गया, शहर विकसित होते चले गए और जो शहर मैं कहता हूँ 1900 याद है मुझे कि 70s में हम देखा करते थे कि 20% शहरी आबादी थी, 80% ग्रामीण थी। आज एकदम तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। आज लगभग 40% मैं कह सकता हूँ कि शहरी आबादी हो गई है एकदम डबल और 60% शेयर जो है ग्रामीण का रह गया, जो आगे और लगातार बढ़ेगा। 1947 तक ऐसा माना जाता है कि ये 40% का 50% हो जाएगा। 47 में हम 50-50 क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए शहरीकरण जब बढ़ रहा है, तो हमें गाँव के साथ-साथ शहरों का भी उसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। विकास के नाते हर दृष्टि से जो-जो आवश्यकता मूलभूत है, उसको कैसे पूरा किया जाए और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। तो आप तो हरियाणा के गांव-गांव में गए हैं, बल्कि देश के कई गांव में आप गए हैं और आपने गुड़गांव जैसे शहर भी हरियाणा के भीतर देखे हैं। जब एक तरफ ये आबादी का रुख शहरों की तरफ हो रहा है, तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह वो आबादी संभाल भी नहीं पा रहा है और इसकी जगह से कई बार कई जगहों पर केओस की स्थिति भी बनती देखी गई है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, ये कई बार उस आबादी को संभालने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। आपका नज़रिया क्या है? देखिए, जो कि हर शहर जैसे बढ़ रहा है, इन बड़े शहरों का, बढ़ते हुए शहरों का मूल रूप से कोई उस समय इतने शहर बढ़ जाएँगे, इस गति से बढ़ जाएँगे, जब ये शहरों की कल्पना की जाती है, उस समय सोच में कमी रह जाती है। जहाँ तक गुरुग्राम की बात है, मुझे याद है कि गुरुग्राम में मैंने 1900 और लगभग 1990 की बात है। तो जो एक छोटा गुरुग्राम आउटर में जो आज का जयपुर हाईवे है, ये उस समय नया बन रहा था। और इसके बाहर तो जहाँ डीएलएफ का इतना बड़ा फेज़ बने हुए हैं, इतने सारे, ये सारे खेत होते, जंगल होते थे। इसके अंदर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और उसमें कई चीज़ें समय के हिसाब से बदलनी पड़ती हैं। हमारे जितने भी ड्राफ्ट प्लान बनते हैं, उन ड्राफ्ट प्लान में उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। बाद में जब क्योंकि आकर्षण शहरों की तरफ बढ़ गया है और उसके कारण से उसकी जैसे ज़रूरत पड़ती है, वैसा-वैसा करते हैं। गुरुग्राम में पिछले 10 साल में देखा होगा कितना बड़ा परिवर्तन हमने किया है। जब हम उस समय 1914 2014 की बात बता रहा हूँ, इफ़्को चौक जाम रहता था। उसके बाद राजीव चौक जाम रहता था, सिग्नेचर टावर जाम रहता था, हीरो होंडा चौक जाम रहता था। आज चारों के चारों चौक उसमें अंडरपास भी बन गए, समतल भी रोड है और ओवरब्रिज भी बन गए। 3-3 लेवल के ऊपर अब ये जाम बना है और इसके बाद अब सारी स्थितियाँ ठीक हो गई हैं। आज ट्रैफ़िक की बहुलता के कारण से मेट्रो इसकी योजना बन गई है। मेट्रो गुरुग्राम के अंदर अपनी निर्माणाधीन हो चुकी है। इसके बाद आरआरटीएस का काम ये भी पाइपलाइन में शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से ई बसेस ये और आगे बढ़ेंगी और बहुत से ऐसे नए प्रावधान समय के हिसाब से हम करते हैं। गुरुग्राम का तो उदाहरण दिया है। हर शहर में ये स्थिति है। आज देश के अंदर 5020 छोटे-बड़े शहर हैं। 140 के आस-पास ऐसे हैं जो मिलियन प्लस हैं। तो मिलियन प्लस शहरों की अलग तरह की समस्या है, छोटे शहरों के अलग प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, लेकिन चूँकि आकर्षण शहरों की तरफ बढ़ा है, तो बढ़ते आकर्षण के कारण से आवश्यकताएँ भी जैसे-जैसे होंगी, वैसे-वैसे वो ठीक किया जाएगा। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ मौजूद जो तमाम लोग हैं, ये निश्चित रूप से ये महसूस करते होंगे कि आज देश भर में कहीं भी जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश ने एक नई इबारत लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब शहरों की तरफ आकर्षण बढ़ा है, लोग शहरों में आकर रहना चाहते हैं,
और आम आदमी चाहता है कि उसका एक अपना घर हो। सर, घर की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। आप देखिए कि ये जो खास तौर से मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ 51% मकान 1 करोड़ से ऊपर वाले हैं जो बिक रहे हैं। इस हिसाब से अगर आप देख लें तो हर दूसरा मकान 1 करोड़ से ज़्यादा वाला है। तो लोगों का तो दम फूल रहा है इस तरह के हालाँकि ये भी देखने को मिल रहा है कि वो मकान बिक रहे हैं, लेकिन एक मिडल क्लास ये सोचता है कि जैसे ही उसने चादर लंबी की, उसके पैर भी लंबे हो गए। दिनेश जी देखिए ये जो चीज़ें हैं कमर्शियलाइज़ेशन की, ये अ, मार्केट ड्रिवन चीज़ें हैं, डिमांड ड्रिवन। कितनी डिमांड होती है, कितनी सप्लाई होती है, उसके हिसाब से चीज़ें कीमतें उसकी आती हैं। सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। हाँ, सरकार गरीब लोगों के लिए मकान बनाती है, पीएमएवाई की योजनाएँ बनी हैं, 1 सवा करोड़ मकान हमने पीएमआई 1 में किया, अभी 1 करोड़ से ज़्यादा शहरों में पीएमएवाई 2.0 में हम कर रहे हैं। इसके बाद भी लगता है कि 2-3 करोड़ मकान की देश भर में और आवश्यकता रहेगी, तो गरीबों के लिए मकान दिए जाते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीमें चलती हैं, उसमें थोड़ा हम कंट्रोल करते हैं कि कैसे गरीब आदमी को एक 4,000 रुपया पर स्क्वायर फुट, 5,000 रुपया पर स्क्वायर फुट, यहाँ तक चल रहा है। जो वो लेते हैं, उनको कंसेशन दिए जाते हैं। कुछ कंसेशन लाइसेंस में अथवा जो ईडीसी है उसमें, ताकि उसका 5,000 स्क्वायर फुट में अफोर्डेबली बने। तो ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीमें सरकार की रहते हैं। फिर भी ओपन मार्केट में जो लोग जाते हैं, उनको आखिर कॉस्ट के हिसाब से नहीं कॉस्ट आएगी, ज़मीनों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। आज जो ज़मीन पहले 50 लाख रुपए एकड़ में थी, आज गुरुग्राम में वो 10 करोड़ रुपया, 12-15 करोड़ रुपया एकड़ हो गई है। तो अल्टीमेटली जो सारा खर्च होता, कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने पास से नहीं देगा। ये तो डिमांड ड्रिवन है, जिसको मकान लेना है, किस लेवल का, किस कैपेसिटी का लेना है, कहाँ उसको रहना है। मोबिलिटी की चीज़ें इसलिए बढ़ रही हैं कि नज़दीक में अगर महँगा मिलता तो मोबिलिटी मानो मेट्रो बढ़ रही है, तो कहीं उसको अफोर्डेबल जहाँ उसकी हाउसिंग की आवश्यकता पूरी होती है, वहाँ जाके रहेगा, वहाँ से आएगा-जाएगा। हाँ, सरकार इस ओर भी अब सोच रही है कि जो पुराने बड़े शहर महँगे हो गए हैं, उनके साथ-साथ कुछ नए शहर बनाए जाएँ और नए शहर वहाँ बनाए जाएँ तो फिर लोगों के काम करने की जो स्थान है, उसको भी रिप्लेस कर वहीं किया जाए। आखिर सरकार की भी बड़ी-बड़ी कार्यालय होते हैं, लेकिन साथ में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्री है, जितने भी कमर्शियल एरियाज़ हैं, आईटी हब्स हैं, तो ये सारे भी एक डिसेंट्रलाइज़्ड तरीके से जहाँ हम करेंगे ताकि वहाँ अफोर्डेबिलिटी हर किसी की बन सके, ये उसका एक रास्ता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक दिन में सारी चीज़ें ठीक होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन ऑनगोइंग प्रोसेस में हर किसी को काम करने का अधिकार वो मिलना चाहिए और उसको रहने की सुविधा जो मिलनी चाहिए, इसके हम भी हकदार हैं, सरकार पॉलिसी उसकी बनाती है। अफोर्डेबल हाउसिंग भी है और फिर जो मार्केट में जाकर जिसकी जैसी हैसियत है, अगर वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें तो वैसे रेट्स तय होते हैं मकानों के। गुड़गाँव में तो 100 करोड़ का मकान भी हम सुनते हैं, लेकिन तब और हैरानी होती है जब हम देखते हैं कि डीडीए अपना एक मकान निकालता है, 2 बेडरूम का मकान होता है और कीमत होती है 2 करोड़ रुपए। तो मिडिल क्लास को लगता है कि क्या मतलब अगर उसकी थोड़ी आमदनी बढ़ी भी है बीते कुछ सालों में, तो क्या उसके लिए उसी तरीके से उसकी चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं प्राइसेज़ के हिसाब से? देखिए, कई बार संस्थाएँ कुछ अपने आप को रिकवर करने के लिए हर संस्था को भी अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। मैं हरियाणा की बात बताता हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमारे यहाँ 2 संस्थाएँ, एक का नाम है एचआईडीसी, एक का नाम है पहले हुड्डा होता था, बाद में उसको एचएसवीपी किया। ये दोनों संस्थाएँ 20-20 हज़ार करोड़ रुपए घाटे में आ गई थी और ऐसे ही डीडीए भी घाटे में आ गई थी। अल्टीमेटली योजना ये बनाई कि जो आपके पास बचा हुआ जितनी इन्वेंट्री है, इसको मार्केट ड्रिवन प्राइस के ऊपर आप देना शुरू करो, जो लेने वाले आएँगे उस पैसे से देंगे ताकि इसको लंबी अपनी लाइफ बनानी तो घाटे इसको कवर करने पड़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए एचएसआईडीसी उसने घाटे भी पूरे कर लिए और आज उसके पास 5-10 हज़ार करोड़ रुपया आगे काम करने के लिए भी कैपिटल उसके पास बन गया और यही स्थिति एचएसवीपी की थी। यही आज डीडीए की है। डीडीए भी अब कमर्शियल चीज़ों में जो मार्केट ड्रिवन प्राइस में चीज़ मिल सकती है, उसके हिसाब से देते हैं। वहाँ भी सस्ते मकान देने के लिए जो स्कीमें मैंने बताई हैं, वो वहाँ भी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से बनाई जाती हैं और सस्ते मकान वहाँ भी दिए जाते हैं। तो मैंने बताया कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के नाते से इनको वेलफेयर भी करना है, अपने आप को रिवाइव भी रखना है। अपने आप का रिवाइवल इनका बहुत ज़रूरी है, वरना संस्थाएँ बैठ गई, तो फिर ये चीज़ें सब आजकल जैसे संस्थाएँ बैठती हैं, कोई एनसीएलटी में चला जाता है, कोई किसी का हो जाता दिवालिया जैसे क्या बोलते हैं उसको अंग्रेज़ी में आप? तो बैंकरप्ट हो जाएँगे। बैंकरप्ट हो जाता है, फिर बैंक मारे जाते हैं, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो मारी जाती हैं। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी सबको अपनी संस्थाओं को मेंटेन करना होता है। ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट
ये एक एक टर्म है जो बड़ा बीते दिनों चर्चा में रहा है। ये कितना लागू हो पा रहा है और इसकी क्या उपादेयता रहेगी? दिनेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमने हरियाणा में इसको शुरू किया था। ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं आवाजाही के साधन बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण से लोगों को इस प्रकार मेट्रो के साथ कहीं मकान बनाए जाएँ अथवा रोड के साथ मकान बनाए जाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू किया जाए, ताकि लोग अपने वाहन की आवश्यकता उनको ना हो। हरियाणा में तो लगभग 150 लाइसेंस टीओडी के पिछले समय में दिए गए, वो वहाँ काम चल रहा है और काफ़ी लोगों ने बना भी लिए हैं। दिल्ली में कुछ ऐसा कारण रहा कि इसको पिछले 10 साल पहले टीओडी की पॉलिसी बनाई गई, लेकिन वो कुछ कमियाँ रह गई जो लागू नहीं हो सकी। अभी पिछले 6 महीने में हमने उसके ऊपर काम किया है और फिर से नई गाइडलाइंस बना करके पब्लिक को पब्लिश करके और पब्लिक को बताया गया कि आप इसमें अपनी जो ओपिनियन है वो दीजिए, अपनी राय दीजिए और जैसे ही 15 दिन या 20 दिन और उसमें बाकी बचे हैं, तो टीओडी की पॉलिसी की जैसे ही फाइनल कंसेंट हमको पब्लिक की ओर से मिल जाएगी कि ये सुझाव और उसमें आते हैं उसको लागू करेंगे और इसमें जितनी मेट्रो लाइन्स हैं, उस मेट्रो लाइन्स के साथ 500 मीटर के अंदर मल्टी स्टोरी मकान दिए जाएँ, ताकि व्यक्ति मेट्रो से आए और मेट्रो से ही काम करने चला जाए। उसको ताकि अपना वाहन लेके ना चलना पड़े। बल्कि यहाँ तक भी सुविधाएँ उसमें हमने सोची हैं कि जहाँ बिल्डिंग बनेगी उसके पास राइट ऑफ वे नहीं है, 18 मीटर की कंडीशन होती है। 18 मीटर अगर उसके पास नहीं है, तो हम तो उनको जो जो एलिवेटेड मेट्रो के स्टेशंस हैं, वहाँ से उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में या 3rd फ्लोर में सेम लेवल पर उसको एक हैंगिंग ब्रिज भी दे देंगे। हैंगिंग ब्रिज में उस बिल्डिंग से मेट्रो स्टेशन पर आए, ऊपर ही ऊपर वहाँ घर चला जाए, ताकि उसको सड़क पर आकर के अपने वाहन की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ये इसमें से वाहन की बचत होगी, रोड का ट्रैफिक कम होगा, लोगों को सस्ते मकान मिलेंगे और इसमें एफआईएस एफएआर जिसको कहते हैं, वो भी हमने बढ़ा करके 400 दिया है। 400 के बाद 100 एफएआर को वो परचेज़ करके और 500 भी ले सकता है, ताकि 20 मंजिल, 25 मंजिल बिल्डिंग भी मेट्रो के साथ-साथ बन सकें और लोगों को सस्ते मकान मिल सकें। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मैंने महसूस किया। मेरे एक मित्र हैं जो हमारे ऑफ़िस में ही काम करते हैं, मेरठ से आना-जाना करते हैं और उन्होंने कहा कि अब बड़ा आसान हो गया है। पहले अपनी गाड़ी से वो कहते हैं कि क्लच ब्रेक करते हुए उनके पैर दुखने लगते थे, अब बड़ी आसानी है, वो चले जाते हैं, जिस तरीके की सुविधाएँ। लेकिन इसके साथ जैसे अब डीडीए के पुराने कई मकान बने हुए हैं, क्या इनको रिन्यू किया जाएगा? क्या या फिर उनको वैसे ही छोड़ा जाएगा? इस तरीके का चैलेंजेज़ बाकी शहरों में भी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कई जगहों पर ये देखा जाता है साल दर साल, कई जगह तो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो चला आ रहा है, वो चल रहा है। इसको रिन्यू किया जाएगा या उसको वैसे ही छोड़ा जाएगा? हर कॉलोनी की, हर बिल्डिंग की अपनी एक लाइफ़ होती है। डीडीए की भी कहीं 40 साल है, कहीं 50 साल है, कहीं 60 साल है, एज़ पर द कंस्ट्रक्शन सिस्टम। लुटियंस में आप देखते हैं जहाँ हमारे अपने लुटियंस में कोठियाँ, मकान बने हुए हैं, कुछ तो अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं, सन 1925 के, 1930 के, 1935 के, 1955 के भी हैं। तो ऐसे 60-60, 70-70 साल हो गए हैं। इन सब मकानों को रिन्यू करने का, रीडेवलप करने का एक प्रोग्राम जो हर जगह ही रहता है, खाली अब हो रहा है ऐसा नहीं, पहले भी होता था। जैसे आप देख रहे हैं कि सरोजिनी नायडू के जितने गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं, सरोजिनी नगर सरोजिनी नगर सरोजिनी नगर, सरोजिनी एनबीसीसी नगर। के जी। जितने मकान उन्होंने तोड़ करके नए बनाने उन्होंने शुरू किए हैं। हुँ। इसी प्रकार लुटियंस में भी कुछ एरिया उनको तोड़ करके, खास करके जो गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसेज़ हैं, बिल्डिंग मंत्रालयों की हैं, कर्तव्य भवन के नाम से उनको सबको तोड़ दिया है, तोड़ करके नए बना रहे हैं, ताकि 10 भवन नए नए बना करके और सरकारी मंत्रालय भी उसमें चलें। ऐसे ही डीडीए की भी अपनी प्लान है कि जो पुराने ऐसे स्थान हो गए हैं, क्योंकि ये फेज़ अब आया उनका, कहीं 40 साल हो गए, कहीं 50 साल हो गए, तो उनको रीडेवलप करने के लिए उनकी एक प्लानिंग चल रही है दिमाग में कि जहाँ कहीं अनसेफ हो गए हैं, क्योंकि अनसेफ बिल्डिंग में किसी को रखना ये वैसे लीगली भी ठीक नहीं है, तो इलीगल हो जाएगा, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं। एक तो सिस्टम है दिल्ली के अंदर, वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने भी अपने 40-40, 50-50 साल से मकान बनाए हुए हैं। आज उनकी भी इच्छा है कि हम उसको रीडेवलप करें। अभी कल ही दिल्ली सरकार के हमारे जो मंत्री हैं और वहाँ की मुख्यमंत्री, उनसे मेरी बात हो रही थी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक प्रावधान वो करें कि हम अगर 100 मेंबर हैं तो उनको 150% मेंबरशिप कैसे हम खोल सकें, ताकि 50 नए मेंबर उसमें आएँगे और जो नई इन्वेस्टमेंट होगी उन 50 मेंबर से लेकर के 150 मकान सारे नए बना सकें। तो ऐसे प्रावधान ये सब शुरू किए हैं और जैसे-जैसे किसी बिल्डिंग की लाइफ वो एक लेवल पर आती है, तो उसको अनसेफ मकानों को सेफ रीबिल्ड करना ये काम है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगी और करें।
अब रहना तो किराए के मकान में भी हो सकता है, छोटे घर में भी अपने आप को रख सकता है आदमी। लेकिन साँस तो उसको लेनी ही पड़ती है सर, उतनी जितनी उसको चाहिए। और दिल्ली में साँस जिस तरीके से ज़हरीली होती जा रही है, आप खुद महसूस करते होंगे कि ये किस तरीके से है। और इसको लेकर अच्छा, बात सिर्फ़ इतनी नहीं है कि अचानक से ये हो गया है। लेकिन जिस तरीके के वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ट्रिपल इंजन वाला मौका मिला है दिल्ली में, खास तौर से लोग ये कहते हैं कि उनको ओवरनाइट चेंजेस चाहिए थे तभी तो वोट दिया। और जब वादे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव के दौरान, तो ये कहा जा रहा था कि प्रदूषण को लेकर और यमुना जी की स्थिति को देखकर देखिएगा कितना गुणात्मक परिवर्तन आता है। आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए दिनेश जी, ये जो आज हमको जो धुआँ दिखता है, ख़ास करके सर्दी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक समय था इसको फॉग के रूप में सब जगह महसूस किया जाता था। लेकिन फॉग के साथ जैसे ही पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन के कारण से स्मोक बन गया। स्मॉग। तो पॉल्यूशन की जो गति है, ये हमारे विकास के साथ-साथ आगे बढ़ी है। कंस्ट्रक्शंस खूब चल रही हैं, हमारी यातायात के वाहन इतने ज़्यादा हमने खड़े कर लिए, चाहे पेट्रोल के हैं, डीज़ल के हैं, वो सब खड़े कर लिए। और इसमें इंडस्ट्री का अपना धुआँ वो सब चलता है। कोयले की हमारी इंडस्ट्री है, वो धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। तो एक स्टेज तक तो इसका बहुत बड़ा यानी महसूस नहीं होता था। लेकिन आज से एक 30-40 साल पहले मैं कहूँ तो ये चीज़ें आगे बढ़ गई। इसमें कहीं न कहीं खेत में पराली का विषय भी आया कि भई हाँ, उसके कारण भी योगदान बढ़ा है। तो इसको जब महसूस किया गया तो एक-एक चीज़ करके उसको ठीक किया गया है। एनजीटी इसमें अपना रोल कर रही है। तो उस नाते से जहाँ कहीं पॉल्यूशन कम किया जा सकता है, उस पर सब काम कर रहे हैं। जहाँ तक पराली का विषय है, मैं स्वयं चूँकि हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हूँ, हमने हरियाणा में पराली जलाने का मात्र अब 2% 1% कह सकते हैं कि होगा। अर्थात 99% पराली जो है लोगों ने जलानी बंद कर दी, क्योंकि ये सब चीज़ें कमर्शियल होती हैं। किसान को हमने पराली का पैसा देना शुरू किया, उससे अतिरिक्त प्रोडक्ट वो बनाता है, पराली के पेलेट बनाता है, पराली से इथेनॉल बनाता है, पराली से वो एनर्जी पैदा करता है, उसको उसकी आमदन शुरू हो गई, पराली जलाना बंद कर दी। पंजाब में अभी है थोड़ी शिकायत, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब का धुआँ कोई इतना दूर दिल्ली में आके मार करता होगा, ऐसा मेरा विश्वास तो नहीं है। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक का जो धुआँ है या फिर इंडस्ट्री का और साथ में कंस्ट्रक्शन का, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण से ये होता है। और आबादी भी अपने आप में एक फैक्टर होता है। आबादी में भी क्योंकि हर व्यक्ति एक दिन में ऐसा कहा जाता है 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आबादी भी लगभग 2 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो उस सारे का कुल मिला के आबादी को तो हमको रखना ही उसकी उसके हित के लिए सब करना है। तो हमने ई-व्हीकल्स लाने शुरू कर दिए। मेट्रोज़ आगे बढ़ रही हैं, लास्ट माइल मोबिलिटी हम ला रहे हैं, कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर व्यक्ति अपनी गाड़ी ना रखे, हर एक मेट्रो स्टेशन के ऊपर उसको बाइक मिल जाए किराए की, उसको ऑटो मिल जाए, उसको टैक्सी मिल जाए, इवन लग्ज़री टैक्सी और फिर लग्ज़री कोच मेट्रो में, ये दिए जाएँ, ताकि हम कैसे इस व्हीकल प्रदूषण को कैसे रोक सकें। और व्हीकल क्योंकि हर आदमी की मोबिलिटी तो उसकी होनी ही होनी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अगर मजबूत होगा, तो स्वयं का व्यक्तिगत वाहन रखने की तरफ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन के विषय हैं, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, उन्होंने इन हाउस कंस्ट्रक्शन के सिस्टम अलग बनाए हैं। सब रेडीमेड बिल्डिंग के सारे प्रीफैब सिस्टम बिल्डिंग्स का, ये खड़ा किया है। शहर के 100 किलोमीटर दूर वहाँ सारी चीज़ों के प्रीफैब सिस्टम बनाकर रखते हैं, जहाँ कोई बिल्डिंग तैयार करनी होती है, विदिन डेज़ और वो उसकी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, पॉल्यूशन का और इस प्रकार का जो समस्या वो नहीं आती है। मुझे चाइना का एक उदाहरण किसी ने मुझे बताया है कि एक मेट्रो का रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन उन्होंने सारी तैयारी करके महीनों तैयारी करने में लगाए, लेकिन जिस दिन लगाना उसको स्टेशन को बनाना था, 1 डे एक्सरसाइज में उन्होंने स्टेशन खड़ा कर दिया, इन 1 डे। तो इसका मतलब उन्होंने प्रदूषण को ध्यान किया है। हमें भी उस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों में एक-एक कदम करके हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मनुष्य को जो उसकी आवश्यकता है, साफ हवा ये उसकी आवश्यकता है। जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम उसमें ग्रीनरी भी बढ़ाएँगे ताकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, इसकी ओर सिर्फ काम हमको करने पड़ेंगे, तो इन सब कामों से सुविधा हमको होगी। लेकिन सर प्रदूषण को लेकर एक आम आदमी जो सड़क चलते हुए महसूस करता है और उसको संसद में जो सुनाई देता है कि पहले 200 से कम एक्यूआई वाले जो दिन थे, वो कम थे। अब 200 से नीचे एक्यूआई वाले दिन लगभग 200 हो गए हैं।
तो ये आंकड़े ठीक है सुनने में, लेकिन जो सांस हर वक्त ली जा रही है वो महसूस कुछ और करा रही है। दूसरे, जब ये कहा जाना कि डब्ल्यूएचओ के जो आंकड़े हैं, उनको एज़ इट इज़ लागू नहीं किया जा सकता। उनको उनके बिना पर ये नहीं माना जा सकता कि दिल्ली जो है दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में है। ये देखना पड़ेगा कि हमारी अपनी आवश्यकताएँ और हमारे अपने पैरामीटर्स क्या हैं। तो जब ये बातें होती हैं तो लोगों को लगता है कि क्या प्रदूषण की बातों को उतनी गंभीरता से लिया भी जा रहा है जितना वो महसूस करते हैं साँस लेते हुए? देखिए 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक है दुनिया के आंकड़े, पश्चिमी देश अपने ढंग से आंकड़ों को बनाते हैं, करते हैं और उनको हर प्रकार की हर देश की भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ की जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं, वेदर की जो कंडीशंस होती हैं, वो अलग-अलग होती हैं। आज दुनिया के अंदर तो ज़मीन बहुत है और वहाँ पर इतना डेंसिटी भी लोगों की नहीं होती है और सारे इतने वाहन भी नहीं होते हैं, जितने हमारे यहाँ देश में हैं। हमारा जो दिल्ली शहर है अथवा मुंबई शहर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, जितने बड़े-बड़े शहर हैं, उन सब स्थानों के ऊपर ये डेवलपमेंट के नाते से अथवा विकास के नाते से जो चीज़ें कहें, ये उन देशों का मुकाबला शायद हम नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें हमारे अपने पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हम उसको कैसे कर सकें। मैंने बताया कई प्रावधान मैं तो पहले कह ही रहा हूँ कि हम कर रहे हैं और आगे करेंगे, ताकि शहरों में कैसे ठीक कर सकें। तो एक तो मोबिलिटी इसको ठीक करना पड़ेगा, दूसरा हमें इंडस्ट्री को भी ऐसे देने पड़ेंगे फ्यूल सिस्टम जिसमें से प्रदूषण ना हो। बहुत इंडस्ट्री अब धीरे-धीरे एनसीआर के अंदर गैस पाइपलाइन से चलने लग गई है, कोयला हमने बंद कर दिया है। पावर प्लांट्स थर्मल के वो प्राय बंद हो गए हैं जो एनसीआर एरिया में, ताकि हम उसको ये सारी चीज़ें करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमको को दिल्ली शहर में लोगों को बाहर दौड़ाना है, भगाना है। लेकिन आगे जो विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो सारा वज़न जो केवल दिल्ली पर ना पड़े, एनसीआर एरिया, इस एनसीआर एरिया में आज 10 डिस्ट्रिक्ट तो हरियाणा के हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हैं, ताकि ये सारा वज़न उन शहरों पर भी जाए, ताकि यहाँ हम कैसे न कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। लगातार कर रहे हैं, फिर भी किसी शहर का किसी दूसरे शहर से मुकाबला नहीं हो सकता। अपने-अपने हिसाब से हर शहर को करना पड़ेगा। तो विपक्ष ने जब पॉल्यूशन का मुद्दा संसद के अंदर उठाया या मेसी के यहाँ होने के दौरान जो नारे लगे एक्यूआई वाले वो भी आपने देखा होगा। तो इसमें क्या मामले की गंभीरता ज़्यादा है या पॉलिटिक्स ज़्यादा है? देखिए पॉलिटिक्स तो होती ही है। हर चीज़ में आज सबको पता है कि ये चीज़ें बड़ी तेज़ गति से चल भी रही हैं, होंगी भी सही। लेकिन कैसे पॉलिटिकली अपने आप को उभारा जाए और कैसे चीज़ यानी एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध हर विपक्ष वाले और उस प्रकार की राजनीति करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा बची रही है, वास्तविकता पर चर्चा करती है। यहाँ तो कोई भी बात आ जाए तो ये सरकार का दोष है, कोई भी बात आ जाए सरकार का दोष है। आखिर वास्तविकताएँ सब देखेंगे, तब उनको ध्यान में आएगा, जहाँ-जहाँ उनके अपने शासन होते हैं, क्या वो चीज़ें सारी ठीक हो गई हैं? कर्नाटक में कांग्रेस का शासन है, तो कर्नाटक में बैंगलोर में क्या ठीक हो गया? वहाँ प्रदूषण नहीं है क्या? या बंगाल में कलकत्ता में प्रदूषण नहीं है क्या? सब स्थानों पर होता है। ये एक नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनको सबको समझना चाहिए। इसको दूर करने के लिए सब सहयोग करें एक-दूसरे का, नई टेक्नोलॉजी में सहयोग करें, जहाँ कहीं इसमें उन सरकारों को मजबूत करना है कि इसमें प्रदेश सरकारों का भी रोल है, इसमें म्युनिसिपैलिटीज़ का भी रोल है, इसमें भारत सरकार का भी रोल है। सारी चीज़ भारत सरकार के मत्थे बढ़ना, ये भी कोई तो राजनीति नहीं अभी है। जैसे बीजिंग की बात की जाती है या लंदन की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के कई मॉडल बहुत डेवलपमेंट के चर्चा में रहते हैं, गवर्नेंस के चर्चा में रहते हैं। प्रदूषण के मामले में भी दिल्ली में आने वाले दिनों में क्या दिल्ली एक मॉडल बनेगा कि देखिए कैसे सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाने वाले शहर को स्वच्छ किया जा सकता है, प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है और अगर ऐसा होगा तो इसमें टाइम कितना लगने वाला है? ट्रिपल इंजन की सरकार की बात पूछूं। मुझे तो इतना पता है कि जिस गति से हम काम कर रहे हैं, इस गति से अगर और 15 साल पहले काम हुआ होता, खास करके दिल्ली सरकार की तरफ से, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आज दिल्ली में बड़े-बड़े 3 डंप साइट्स हैं। एक डंप साइट गाज़ीपुर का है, एक भलसवा का है, एक ओखला का है और इनको साफ़ करते हुए 15 साल, 20 साल हो गए। काम तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद अगर किसी ज़िम्मेदारी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट की आती है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा देना है, लगातार देते रहे और बढ़ाया भी है। लेकिन ज़िम्मेदारी से काम करने का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से भी इन चीज़ों पर ध्यान करे। उदाहरण के लिए भलसवा का जो डंप साइट है, हमने अपने यहाँ देश भर में 214 डंप साइट ऐसे छाँटे हैं कि उसको तुरंत साफ करना है, उसको डंप साइट को हटाना है उसको और वहाँ का रेमेडिएशन उसका करना है। एक-एक बड़े नेता को या अधिकारी को ले लेना चाहिए। सबसे पहले विषय है कि मनोहर लाल क्या करेगा? मैंने 17 दिसंबर को 2025 को बलसवा साइट पर जा करके उस गंदगी के ढेर को अडॉप्ट किया।
कोई पार्क अडॉप्ट करता है, कोई पेड़ करता है, कोई किसी व्यक्ति को अडॉप्ट करता है। मैंने एक भलसवा की साइड गंदगी का ढेर अडॉप्ट किया कि इसको साफ करना ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी और उसकी स्पीड बढ़ाई। जो वहाँ 10,000, 8,000, 9,000 मीट्रिक टन डेली वहाँ कचरा जो उठ रहा था, आज वहाँ उसकी स्पीड 18,000 से बढ़ गई है। आने वाले दिनों में 20,000 करके 2 अक्टूबर तक भलसवा की साइट 2026 भलसवा की साइट को प्लेन करना, ये मनोहर लाल का काम है, मैंने अडॉप्ट किया है। आपकी बात पर देखिए, ये जो तालियां बज रही हैं, मेरे बात से आप तमाम लोग जो हॉल में बैठे हुए हैं, अगर सहमत हैं तो इस पर भी ताली बजाइएगा कि नितिन नवीन साहब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया कि हम तो इस पद पर सोच रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जी होंगे। अगर मैं सही बात कह रहा हूं तो ताली बजाइए। मनोहर लाल जी इस पद पर होंगे, बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये सोचा था। और मनोहर लाल जी को ये अनाउंसमेंट, उनको आप हमने देखा, मीडिया ने इसको दिखाया भी लोगों को कि आपने बधाई दी। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो आपको इस पद पर देखना चाहते थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों की जो इच्छाएँ होती हैं, जो उनकी शुभकामनाएँ होती हैं, जो उनके मन में विचार होता है, वो एक अलग एंगल को लेके होता है। विषय तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि जब ये प्रक्रिया आज से 3 महीने पहले शुरू हुई, हमारे यहाँ कुछ 10-15 जो प्रमुख नेता थे, उन सबसे एक-एक करके बुला के पूछा कि बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या विचार है? किसने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अलग-अलग से वन टू वन बात हो रही थी। तो मैंने ये कहा कि देखिए, आपको अध्यक्ष बनाना है तो एक थोड़ा-सा कम एज के व्यक्ति को, 55 साल के आस-पास के व्यक्ति को बनाना चाहिए। कहने लगे, नहीं आपके बारे में क्या? मैं कहा, मैं 71 साल का हो गया हूँ। मेरे से कितनी अपेक्षा आप करते हो? तो आप युवा सम्मेलन में जिस तरह की दौड़ लगा रहे थे, हाथ ऊपर करके, आप लगते तो नहीं है कि आप इतनी वय के हो देखिए, चुके हैं? वो कभी-कभी कोई एक ऐसे कार्यक्रम में मान लो कोई प्रदर्शन कर दिया जाए, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो पूरा लाइफ वही काम चलता रहेगा। मुझे रोज़ दौड़ दिल से तो आप उतने ही युवा हैं। नहीं, रोज़ दौड़ लगाने के लिए मुझे कहे तो मेरा भी साँस फूल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये काम जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है हालाँकि बहुत वो दौड़ आपने हरियाणा में लगाई थी। दिल्ली में लगाएँगे तो फूलेगा दम, वहाँ लगाएँगे तो नहीं फूलेगा। नहीं, इतना तो मैं दिल्ली में भी कर लूँगा, समस्या नहीं है। कुल मिला के ये काम एक बहुत एनर्जेटिक आदमी का भी होता है, आयु भी रहनी चाहिए, यानी यंग आदमी सर होना एक चाहिए, बात सारे देश बताइए, में घूमना चाहिए। आपके लिए भी हुँ। ये जब नाम अनाउंस हुआ, तो आपके लिए भी सरप्राइज़ थी या आपके लिए आपको मालूम नहीं, था? मैं बहुत प्रसन्न हुआ इससे, कि नहीं, नहीं मेरी सरप्राइज़, प्रसन्न तो नहीं, सरप्राइज़ यानी नाम को लेकर के तो विचार आता ही है कि कोई नाम पहले सुना हुआ तो कहीं ऐसा नहीं आया था कि ये जाके बनेंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का अपना एक विचार रहता है और जो हमको जानकारी मिली है, सैकड़ों लोगों के ऊपर विचार किया। कोई 1, 2, 4 नामों पर नहीं, देश भर के सैकड़ों ऐसे इस एज ग्रुप के लोगों पर विचार किया। एक टीम है, वो सब विचार करती है और कोई एक दिन में विचार सामने नाम आ गया ऐसा नहीं है, इसमें महीनों लगे होंगे। लेकिन चूँकि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व आपस में एक विश्वास का माहौल होता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व करेगा उस पर विश्वास है और उस पर हमारा जो पार्टी का कार्यकारी मंडल होता है और फिर बाद में अभी तो उनका विधिवत चुनाव सर होना है। ऑन अ लाइटर नोट आपसे एक बात कहता हूँ, कि अब तो भारतीय जनता पार्टी में ये बात भी कई बार मैं सुनता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड कि मेरा नाम मत चला दीजिएगा आप अमुक पोस्ट के लिए, नहीं कि तो मैं रुक भी जा रनर्स में हूँ, नहीं तो रुक वरना जाएगा। मैं तो नहीं ही बनूँगा। रुक जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता को एक विश्वास होता है कि एक सामान्य व्यक्ति का, सामान्य कार्यकर्ता का भी नंबर कहीं भी पड़ सकता है। अभी पिछले दिनों में आपने देखे कितने ही मुख्यमंत्री ऐसे नए-नए बने। हमारा मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने, हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री बने, इवन हरियाणा में नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो सब लोग बड़े हैरान हो गए कि कभी सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया था और जो बनता है उसके मन में विचार नहीं आता कि नहीं, मैं जब तो इनफैक्ट आप मुख्यमंत्री बने थे, तो किसी को बहुत नहीं सारे पता। लोगों के लिए नॉवेल्टी थी और अचानक उनके लिए कौन कौतुक था। मनोहर लेकिन लाल आपने कौन है? इसको प्रूव किया। कौन है? कहाँ से आ ये गया? आपने प्रूव किया लेकिन, अब ये नितिन नवीन जी के सामने प्रूव करने की ज़िम्मेदारी है। आप उनके लिए रोड अहेड कैसे देख रहे हैं? ख़ास तौर से जब भारत के पूर्वी हिस्से पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई इस हिसाब से और पश्चिम बंगाल में आने चुनाव हैं। देखिए, भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। चाहे वो सरकार के नाते कहें, चाहे वो पार्टी के नाते कहें। जब भारत का उज्ज्वल है, तो पार्टी का और सरकार का भी उज्ज्वल ही है। पार्टी का उज्ज्वल है, तो हमारे अध्यक्ष का भविष्य भी उज्ज्वल ही है। कारण क्या है कि यहाँ अध्यक्ष जो होता है, वो बाकी जगह की तरह नहीं है कि ऑल इन ऑल ही इज़ ओनली वन। वो तो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है। बाकी टीम जो होती है सब मिलकर के काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की टीम
मैं समझता हूँ दुनिया के कितने ही डेमोक्रेटिक लेवल के जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, उन सब में बेहतर कार्यपद्धति और संस्कार ये भारतीय जनता पार्टी का होगा, देखिए सबसे बेहतर होगा। ये बात जो कह रहे हैं, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, हाँ, बराबरी वालों में सबसे पहला। देखिए जब ये विचार होते हैं, जब आप विचारों से भरे हुए होते हैं, जब आपकी वैचारिक थाती मजबूत होती है, तब इस तरह के शब्द आपके पास होते हैं और आप उस बात को डिफाइन कर पाते हैं। इसके लिए तो एक बार तालियां होनी चाहिए। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, अध्यक्ष है लेकिन वो बराबरी वालों में ही आगे की पंक्ति में खड़ा हुआ है, बस इतना ही है, बाकी सब बराबर। लेकिन एक बात अब मैं और समझना चाहता हूं। संसद के भीतर भी इसको एक्सप्लेन किया गया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि हम चैलेंज देते हैं कि आप इसमें बहस कीजिए। आपने देखा होगा वो उस दिन की बड़ी दोनों तरफ से बड़ी सब्सटेंटिव तरीके से बातें रखी गई। अ, एक तरफ कहा गया कि पहले इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या स्थिति थी, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, ये गृहमंत्री ने बताने की चेष्टा की। लेकिन उसके बावजूद रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ के की थीम के साथ ये बात कही गई है। आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन क्या वो विपक्ष को संतुष्ट करने में नाकाम रही है बात, या विपक्ष उसके बावजूद इसको एजेंडे की तरह आगे बढ़ा रहा है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं विपक्ष के जो नेता हैं, मैं सारे विपक्ष के पीछे के लोगों के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि नेता के पीछे ही सब चलते हैं। नेताओं की समझ वो उतनी स्पष्ट नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अब वो एक चक्रव्यूह में फँस गए हैं। फँस क्यों गए हैं कि अब चूँकि कह बैठे हैं, अब कह बैठे तो पीछे कैसे हटें? अब उनको भी ये नहीं लगता था कि इसके ऊपर बहस होगी और बहस होगी तो किस प्रकार से पिछले जो उनके कारनामे कुरेद करके लाए जाएँगे। वो एक तरफ तो बात करते हैं वोट चोरी की, दूसरी तरफ वोट चोरी करने का जो काम करते रहे वो खुद करते रहे हैं। क्यों खुद करते रहे हैं? जो घुसपैठ होकर के खास करके बांग्लादेश से घुसपैठिए जब बंगाल में आते थे, बिहार में आते थे, आसपास के आसाम में गए, आसपास के प्रदेशों में गए। ये सब कांग्रेस या इस प्रकार के जो विपक्ष के शासन है, उसको आधार मान करके अपना शासन करते रहे। उधर से जैसे ही एसआईआर का विषय आया, एसआईआर का विरोध किया। इसका मतलब ये है कि आप विरोध कर रहे हो कि नहीं उन घुसपैठियों को बने रहने दो, ये कह रहे हो। घुसपैठियों को क्यों बने रहने दो? क्योंकि इसका लाभ उनको होता था। उधर लेकिन वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि तो यहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई प्रताड़ना नहीं है। अब प्रश्न ये है कि उनको पहचान तो करनी पड़ेगी ना, कोई यहाँ का कौन है, बांग्लादेश का कौन है। आखिर वो कोई एक दिन के विषय नहीं है। आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय जो लोग आ गए, उनको नागरिकता मिल गई और एक चाहे पंजाब से आए, चाहे बांग्लादेश से आए, उनको तो सबको एकमुश्त नागरिकता मिली। लेकिन उसके बाद एक डेट के बाद कहा कि अब जो है, जो जहाँ है, वहीं की उसकी नागरिकता है, उसके बाद नहीं आ सकता। आज़ादी के बाद भी अगर आप बॉर्डर्स को पोरस रखोगे और वहां से रोकोगे नहीं, आओ यानी उनको रोकेंगे नहीं, तो 30, 40, 50 साल में लगने लगेगा ये यहीं के हैं। अल्टीमेटली तो उसकी नागरिकता तो सिद्ध होनी चाहिए ना, नागरिकता कब की? फिर भी हमने कहा 2004 से पहले जिनके वोट बने वो उसको मान्य करो। 2004 की वोटर लिस्टों को देख करके आज ये एसआईआर हो रहा है कि 2004 के लिस्ट में आपका नाम था या आपके पिताजी का नाम था या आपकी जो चेन बनती है वो ट्रैक 2004 से हो रही है क्या? ये सारी चीजें करने लेकिन के बाद आपके नागरिकता पहचान हरियाणा करनी को पड़ेगी लेके ना। भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 नवंबर, राहुल गांधी, वो बॉम्ब जिसकी चर्चा की गई, वो उसमें वो बम ब्राजीलियन बम मॉडल का टाय जिक्र हुआ टाय टाय हरियाणा फुस हो गया। वो बम टाय टाय फुस फुस हो गया। हमने जिस सोनीपत के गाँव की बात उन्होंने की है, वो सारे जो सदस्य उन्होंने गिनाए हैं, अब वो फ़ोटो कहाँ से ले आए, कब ले आए, वो कहीं कोई फ़ोटो नहीं है। लेकिन उन परिवार के लोगों ने कहा हम तो वोट डाल के आए हैं और ये हमारा फ़ोटो है जो लगाया था मैंने। अब इसके बाद वो किस लेवल पर उसकी जाँच चल रही है। वो एफआईआर भी हो चुकी है। इस जाँच में पाया जाएगा कि वो गड़बड़ कहीं की गई, कराई गई या किसी वोटर लिस्ट को दोबारा से उसको यानी छापा गया, उस वोटर लिस्ट का कोई अभी भी जिसको कहना चाहिए प्रमाणित नहीं हुआ कि कौन-सी वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। अगर एक ही समय बदले हैं, तो इसका मतलब पहले भी वो होते। तो उस पर्टिकुलर चुनाव में बदले तो किस मंशा से लेकर के बदले गए थे? आखिर ऐसी बहुत से पूरे हरियाणा में 37 सीटें तो कांग्रेस भी लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें हैं, 11 का तो अंतर है। आखिर अगर मान लो ये वोट चोरी होती तो 37 को लेके आते। उनकी भी एवर हाईएस्ट सीटें हैं 37 विपक्ष के नाते, हमारी भी एवर हाईएस्ट है सत्ता के नाते। तो इतना टफ कंपटीशन कैसे हुआ अगर वोट चोरी होती तो? ये जो ईवीएम को लेकर हवाला दिया जाता है हमेशा कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी भी रही है जिसने ईवीएम का विरोध किया। उनके अगर किसी व्यक्ति ने किसी नेता ने किताब लिखी तो जेटली जी ने उसकी प्रस्तावना में इस बात को लिखा और अपनी आशंकाएं जाहिर की।
तो क्या ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच अब कि ये मशीन फुल प्रूफ है, यहां कोई गलती नहीं हो सकती, ये वाली हो चुकी है? देखिए, ये तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिए हैं। हम कहने वाले कुछ नहीं हैं। कोर्ट ने सब चीज़ों का उसमें चुनाव आयोग के साथ जितनी भी उनकी मंत्रणा हुई, चुनाव आयोग ने कई तरह के उसमें प्रयोग किए। सब प्रयोग के बाद वो पर्ची निकालने का प्रयोग भी उन्होंने किया। क्या उसको बोलते हैं? वोट डालने के बाद वीवीपैट। वीवीपैट वीवीपैट। वीवीपैट निकाल करके उसको मिलान कर दिया और इसके बाद उसकी जितनी भी जितनी भी उसमें सर्वे जिस तरह उसकी टेस्टिंग हो सकती थी, सारी टेस्टिंग कराई और अमित शाह जी ने कहा कि आखिर ये जब मशीनें शुरू हुई थी ईवीएम, तो उस समय सबसे पहले तो सरकार कांग्रेस की आई थी, दूसरी बार भी कांग्रेस की आई। अब उनकी 2 बार सरकार आई केंद्र में, तब तो ईवीएम खराब नहीं था। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की आई, ईवीएम खराब हो गया। कि उस समय 2 समय वो जीत के आया, उस समय क्यों नहीं कहा उन्होंने ईवीएम लेकिन खराब है? बार-बार ये आरोप लगाए जाने हैं? और चुनाव आयुक्तों का नाम ले लेकर आरोप लगाया जाना, इससे क्या इलेक्शन कमीशन की साख पर असर पड़ता है? देखिए, उनको इस प्रकार की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में सँभल के बोलना चाहिए। देश का प्रश्न है कि ये सरकार का प्रश्न नहीं है। यानी अगर हम इस प्रकार की संस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएँगे, जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएँ हैं, उसमें विद प्रूफ अगर कोई गड़बड़ करता है, तो उसके लिए कोर्ट भी है और उसको अगर विद प्रूफ चीज़ लाई जाती है, तो संसद में लाएँ, तो समझ में आता है। लेकिन कोई भी चीज़ कि भी ये संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पॉलिटिक्स से ऊपर होनी चाहिए, फिर भी इसका यूज़ गलत यूज़ कोई कर रहा है, कोई चीज़ आए तो सही। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार में बहुत से ऐसे विषय थे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं किए। अब जब वो उस समय अपना ढंग से काम करते थे, आज हर चीज़ पारदर्शिता से होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होती है, पहले से बता के की जाती है। ट्रांसपेरेंसी, हमने तो हरियाणा में देखा कि 10 साल में जो ट्रांसपेरेंसी हम लेके आए, क्या कांग्रेस की सरकार में इतने साल पहले उन्होंने राज किया, कभी वो लेके आए? और मुझे इस बात का मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी हम लेके आए हैं, आज हमारी सरकार रहे ना रहे, आने वाले समय में कोई भी सरकार आएगी, उस ट्रांसपेरेंसी को खत्म नहीं कर सकती है। मनोहर लाल खट्टर जी का खास तौर से हरियाणा वाला कार्यकाल, उनकी प्रशासनिक दक्षता, एक-एक ऑफिसर उनके पास उनकी जानकारी में कि आज कौन कहाँ क्या कर रहा है, इसका उनके पास टैब रहता था और कई ऑफिसर्स मुझे मिले जो इस बात की गवाही देते हैं कि वो हमको इस तरीके से देख रहे होते थे, जैसे कैमरे में हमको देख रहे होते हैं। लेकिन सर एक बात अब ये बताइए, ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं एसआईआर की इलेक्शन कमीशन को लेकर हो रही चर्चाओं की, वहाँ वोट चोरी के मसले पर एक रैली बुलाई जाती है और उसमें कब्र खुदाई वाले नारे लगते हैं और फिर ये कहा जाता है कि मंच से तो नहीं कही गई ये बात किसने कही हमको पता नहीं है और वो जो हैं वो जयपुर में पदाधिकारी हैं कांग्रेस की ऐसा पता चलता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में एक ही देश के लोग हैं, नागरिक हैं। हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें ये लगे कि हमारी कोई राजनीतिक दुश्मनी हो गई है। हम विरोधी विचार के हो सकते हैं, उनकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, हमारी कुछ और हो सकती है, लेकिन दुश्मनी का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार के नारे बोलने का मतलब ये है कि हम एक-दूसरे के बारे में कितना गलत ढंग से सोच रखते हैं, कितना गलत ढंग से सोच रखते हैं। यानी किसी अपने देश के नेता के बारे में इस प्रकार का घिनौना विचार, देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, कोई नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री नहीं है। तो देश की 140 करोड़ लोगों के जो नेता हैं, उसके बारे में ऐसा शब्द बोलना, ये वास्तव में घिनौना काम है और कांग्रेस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, तो ये पीछे जब जाना आप कह चाहिए। रहे हैं सर कि हम एक देश के नागरिक हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अल्पसंख्यकों को लेकर ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं। अभी बिहार चुनाव के समय आपको मालूम है ये तक कह दिया गया कि वो हरामखोर हैं, उनको तमाम बेनिफिट मिलते हैं लेकिन वो हमको वोट नहीं देते हैं। ये भी आपकी जानकारी में आया होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातों पर भी विराम लगना चाहिए? हमारा कोई भी नेता, कोई कार्यकर्ता ऐसा बोलता है तो पार्टी संज्ञान लेती है और हमने तो ऐसे ये संज्ञान तो लिए हैं, गिरिराज जी ने बोला था सर। गिरिराज जी ने बाद में अपने शब्द वापस लिए। ऐसे-ऐसे विषय भी आए कि जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जो अपनी बात पर अड़े रहे। ऐसे उदाहरण हैं, आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के बारे में ये कह सकते हैं कि देखिए गलती कोई अगर करता है, उसको मर्यादा में रह कर के बात अपनी करनी चाहिए, नहीं मर्यादा में रखेगा तो उसको खिलाफ कार्रवाई पार्टी करेगी। हम देश के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते, कभी भी, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे बहुसंख्यक है, इस देश का नागरिक है तो इस देश के सारे अधिकार उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, सब मिलेंगे। ये बड़ी बात कही है मनोहर लाल खट्टर जी ने। वो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, इस देश का नागरिक है, तो इस देश के नागरिक होने की हैसियत से
उसके अधिकार और उसके कर्तव्यों के सिलसिले में हर एक बात ध्यान में रखी जाएगी। अब जरा एक बात और मैं जानना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल इस बार आपको क्या वहां किला फतेह होता दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल का गलियारा बिहार से होके जाता है। तो बिहार इतने अच्छे मार्जिन से हमने जीत लिया है, उधर आसाम है, इधर बिहार है। आखिर कब तक उन चीजों पर जनता ध्यान नहीं करेगी? जनता ध्यान करेगी, क्योंकि जिस प्रकार का एक मिसरूल बंगाल में एक डिक्टेटरशिप जिस प्रकार की चलती है, वो जनता पसंद नहीं करती है। अब चूंकि देश के बहुत बड़े हिस्से में आज एक विचार को लेकर के हम विचार लोगों का एक लोकतांत्रिक हम विचार लोगों का एक बड़ा समूह हो गया है, इसका प्रेशर अब सब जगह पड़ता है। आज लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने आकर के देश की समस्याओं को कैसे चुटकियों में हल किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, चाहे तो जी इतना बढ़िया नक्सलाइट। गवर्नेंस जब आप देते हैं और आप ये भी कहते हैं कि गवर्नेंस अच्छा देने की वजह से हमारी सरकारें रिपीट होती हैं, तो फिर नाम बदलने की क्या जरूरत है? मनरेगा को मनरेगा रहने देते, अब जी राम जी क्यों किया गया वो? पहली बात तो कि जी राम जी बुरा बुरा नाम है क्या? ये कौन कह रहा है? लेकिन नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, जहां तक किसी भी स्कीम पूछा का यह जा रहा है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़े होने से आपत्ति थी क्या? जब भी कभी किसी स्कीम में कुछ चेंजेस की जाती हैं, तो पहली बार नहीं है। इसी स्कीम को 5वीं बार बदला जा रहा है। आखिर मनरेगा आया, उससे पहले क्या नाम था स्कीम का? उससे पहले क्या नाम था? ये 1970 में स्कीम शुरू हुई। इन्होंने 2000 के किसी 2001 में या 2002 में मनरेगा रखा था। तब तो किसी ने नहीं कहा था। उस समय क्यों बदला था? आज अगर दोबारा बदला है तो स्कीम के अंदर कुछ प्रावधान अच्छे लाए गए हैं। जैसे पहले एक मजदूर को 100 दिन की गारंटी थी, आज 125 दिन की गारंटी हो गई है। 25 दिन और एक्स्ट्रा उसको वेतन मिलता है उसमें। और ये एब्रीविएशन से तो विषय चल आपने राज्यों का भी उसमें वो बढ़ा दिया है, टीडीपी जैसे आपके मित्र दलों को चिंता होने लगी है कि ये हमारे ऊपर ज्यादा डाल दिया गया। क्या? उसमें जो जो वहन करना है खर्च लोगों को पे करने के लिए, वो तो राज्यों का हिस्सा आपने उसमें कर दिया है। ऐसा है कि रोजगार देना ये राज्य का मुख्य काम होता है। रोजगार की चिंता करना, गरीब आदमी की चिंता करना, ये सारा काम जो है राज्य का होता है। और राज्यों की जिम्मेवारी अगर उसकी कहीं ना कहीं भागीदारी नहीं की जाएगी तो राज्य जिम्मेवार अपने आप को मानते नहीं है। मनरेगा में बहुत अच्छी योजना थी, उसमें रोजगार भी मिलता था, सब होता था, लेकिन बहुत सी शिकायतें तो आती थी। और शिकायतें हमने यहाँ तक भी देखी हैं, उसके अंदर राज्य सरकारें लापरवाह रही है। अब राज्य सरकारें लापरवाह ना हो, रोजगार मिले। और हम तो चाहते हैं कि जितना रोजगार पहले लोगों को मिलता था उससे और 1.5 गुना मिले। और जब 1.5 गुना मिलेगा तो फिर उसमें राज्यों का जो खर्च कम बढ़ेगा, केंद्र का और ज्यादा बढ़ेगा। आज अगर 100 रुपया केंद्र देता है तो 1.5 गुना बढ़ेगा, तो उसमें भी 60% का, यानी 1.5 गुना 90 रुपया 100 रुपया फिर भी हो जाएगा केंद्र का। तो इसलिए राज्य सरकारें उसमें योगदान करें तो ये मिला जुला काम है। देश की जनता, प्रदेश की जनता, उसका रोजगार देने का काम राज्यों से पीछे क्यों हटे? राज्यों को भागीदार होना ही चाहिए। बिना भागीदारी के पहले भी 10% वो देते थे, 90% केंद्र देता था। आज हमने कहा कि नहीं, 60-40 की स्कीमें बाकी जगह चलती हैं। हाँ, अभी भी जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में आज भी 90-10 है, क्योंकि उनकी राज्यों की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी स्थिति वाले जो राज्य हैं, उनको इसमें भागीदार होना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बढ़ेगी और अपने काम को पूरा भी करेंगे। और अब हमारे साथ यहाँ हॉल में जी किशन रेड्डी साहब भी आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके लिए तालियां हो जाएं। लेकिन 3 सवालों का लोभ संवरण मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, तो वो जरा मैं आपसे और पूछ लूं। ऊर्जा विभाग 2024 में 250 गीगावाट तक मई के पीक में जो डिमांड थी वहां तक गई। मई ये 2024 में जी 2024 में हम कैसे इसको कैसे देख रहे हैं? ये चैलेंज हम कैसे, जब अर्बनाइजेशन, आगे बढ़ने की चुनौती, विकसित भारत और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, पावर की जहाँ तक डिमांड की बात है और जहाँ उसकी जनरेशन की बात है, उसमें हम जनरेशन को पूरा कर रहे हैं। 2014 में अगर कहें तो पावर की 4% शॉर्टेज थी, 4% शॉर्टेज होती थी, कट लगते थे, कभी शोरगुल भी होता था, धरने प्रदर्शन भी होते थे, रोड भी रुकते थे। आज कमी तो दूर हो गई, हम पावर सफिशिएंट नहीं बल्कि पावर सरप्लस हो गए हैं। 2024 में हमारी ये 250 गीगावाट की पावर हमने इसको पूरा किया। और 2025 का हमारा अनुमान ये था कि ये 2070 तक गीगावाट भी डिमांड जा सकती है। लेकिन इस बार मौसम थोड़ा अच्छा रहा, वर्षा हुई, 2067 क्या
वो 2050 भी पूरी नहीं की, 2048 मैक्सिमम गई, 24 के बाद 25। हमारी तैयारी इस बार भी 2070 की थी। हर वर्ष 7 से 8% जनरेशन पावर का बढ़ता है। इसलिए जब हमने इस साल का 270 का टारगेट पूरा करने की बात सोची हुई थी, अगर उस 7% से और अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम 20%, 20 गीगावाट और आगे अगले वर्ष के लिए 280-90 तक भी अगर पावर की डिमांड आती है, उसको पूरा करेंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ये तो हो इसलिए गई ये इस पावर की बात। अब वो पावर जो आप बंगाल में चाह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम का मुद्दा विपक्ष ने कहा कि ये तो केवल बंगाल में पावर के लिए उठाया गया है और कोई बात नहीं। देश का दुर्भाग्य है कि जिस वंदे मातरम को लेकर के देश के लोगों ने आज़ादी हासिल की, जो देश के दीवाने फांसी के फंदे को चूम गए और वो आज़ादी हमें मिली, और उस वंदे मातरम को हमारे आज़ाद भारत के अंदर भुला दिया गया, उसको काट दिया गया, उसके 2 पैरे उठा करके जोड़ने हैं और बाकी जोड़ेंगे नहीं। तो जिस प्रकार का घिनौनापन उस समय किया गया था, आज अगर हम उस प्रकार के विषयों को दोबारा से ला रहे हैं, अपने स्वाभिमान के विषयों को दोबारा ला रहे हैं और इसमें भी ये राजनीति ढूंढेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा इन्हें इन्हीं का। जनता सोचेगी कि एक राष्ट्रभक्ति के विषय को आगे बढ़ाने वाली पार्टी के खिलाफ ये बोलते हैं, तो उनका नुकसान होना है, हमको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। बहुत संक्षेप में, इंडिगो जैसी क्राइसिस, मोनोपोली के आरोप, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस और ये वाली समस्या, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने बताया कि इंडिगो जो है वो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर्स खूब अच्छी प्रकार से उसको देख रहे हैं। बहुत डिटेलिंग तो उनको मालूम होगी। मुझे तो इतना पता है कि जो ओपन इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी में सबको मौका दिया जाता है कि आप आइए, ओपन मार्केट के अंदर आइए, कम्पीट करिए। उस कॉम्पिटिशन में इंडिगो बहुत आगे बढ़ गए, उनके फेयर कम थे, उन्होंने फ्लीट बड़ा कर दिया, उनको ज़्यादा क्लाइंटेज मिल गई, और इतनी बड़ी क्लाइंटेज मिलने के बाद ये बात ठीक है कि उस पर अगर पहले से थोड़ा ध्यान दिया जाता कि मल्टीपल एजेंसीज होती, तो शायद एक आध कोई एजेंसी इस प्रकार से कोई कहीं विवाद यानी बाधा आती भी सही, तो उसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला था। बहुत बड़ा चूँकि उनके पास एक क्षेत्र था और अचानक एक समस्या ऐसी खड़ी हो गई उनके पायलट्स के कारण से, उसमें एक व्यवधान आया। हमारे मिनिस्ट्री ने, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने उसको रास्ता निकाला है। उनको कुछ समय दिया गया कि इस समय में वो ठीक कर लें, उसको बाकायदा ठीक करेंगे, और हो सकता है कि आगे चल करके इस दायरे में और नए एंटरप्रेन्योर कैसे आएँ, इसकी प्लानिंग ज़रूर कोई ना कोई बना रहे होंगे, बनानी चाहिए। तो किस तरीके से ये वो गेंदें जो आपके लिए कभी गुगली हो सकती हैं, कभी आपके लिए फुल टॉस हो सकती हैं, उनको भी बाउंड्री के पार पहुँचाया जा सकता है। बड़े मुखर तरीके से आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, बगैर कुछ दुराव-छुपाव के। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत-बहुत वक़्त धन्यवाद निकाला, दिनेश जी। मनोहर लाल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत और ये धन्यवाद। तालियाँ आपकी बताएँगी कि जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं। तालियाँ एक बार ज़ोरदार होनी चाहिए। आगे का सेशन और इम्पोर्टेंट और बड़ा इंट्रिगिंग होने वाला है, इसलिए भी तालियाँ ज़ोरदार होना चाहिए। आप सबका भी बहुत धन्यवाद।